हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 15 को लेकर हम लोगों ने अपना डिस्कशन जो है पिछले पार्ट में स्टार्ट किया था, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के ऊपर है। और पिछले पार्ट में यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से होते हैं। नेशनल इनिशिएटिव्स की हम लोग बात कर रहे थे। हमने जाना कि प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, ये सारे के सारे जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। कौन सा कितने एरिया में है इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था। और डिटेल में हम लोगों ने बात की थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के बारे में कि इनको डिक्लेयर कौन करता है, नोटिफिकेशन का क्या तरीका है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड रहती हैं, किस तरीके से अगर कोई अफेक्टेड पीपल है तो उनका जो क्लेम ऑफ राइट्स है वो किस तरीके से होता है, सेटलमेंट वगैरह। जो एक कलेक्टर एक ऑफिसर है उसके बारे में हमने जाना था, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक ऑफिसर है उसके बारे में जाना था। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने पिछले पार्ट में जानी थी। आज हम लोग जो है बात करेंगे नेशनल इनिशिएटिव्स को ही लेकर प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, यानी कि बात करेंगे कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, और एक है सेक्रेड ग्रुव्स, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा बात करेंगे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में भी। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा इस चैप्टर का नेशनल इनिशिएटिव्स वाला पोर्शन है, जो पार्ट है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगले पार्ट में हम लोग फिर जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें हमारा यूनेस्को के MAB दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इस तरीके के जो प्रोग्राम वगैरह आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मैं आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों में से कोई इस बात में इंटरेस्टेड है कि इस पूरी के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है उसमें वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, साथ ही साथ PDF नोट्स जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 15 को पार्ट 2 के साथ। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। आज कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो जैसे हमने जाना था पिछले पार्ट में कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो डिक्लेयर करने की पावर आती है वो कहाँ से आती है। मैंने आपको एक्ट का नाम बताया था, दैट इज WPA 1972, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। लेकिन ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से नहीं आते हैं। तो कहां से आते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर द आउटकम ऑफ अमेंडमेंट्स टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 2002। यानी कि ये जो WPA एक्ट था 1972 का, इसमें जब अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट ऑफ 2002, उसके बाद से क्या हुआ है, उसके बाद से ये कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व का जो कंसेप्ट है वो आया है। ठीक, अब ये आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें क्या होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड लीगल बैकिंग टू द कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। यानी कि है तो ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक, लेकिन यहां पर कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स होंगे, यानी कि यहां पर कम्युनिटी भी जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एज सच कम्युनिटीज का रोल बहुत ही कम है। वहां पर जो एक्टिविटीज है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, एक्टिविटीज क्या होती है, थोड़ा बहुत रेगुलेटेड होती है, और काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो नेशनल पार्क्स में बिल्कुल ही क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है। यानी कि नेशनल पार्क्स, मैंने आपको बताया था, आर मोर प्रोटेक्शन, जिसमें प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन इंटेंसिव ज्यादा होती है किसमें, नेशनल पार्क्स में, ठीक, एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन वहां पर कम्युनिटी का रोल जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जिन लोगों के क्लेम ऑफ राइट्स, या फिर आप कह सकते हैं जिनके राइट्स जो है वो सेटल हो जाते हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत एक्टिविटीज की जरूरत, एक्टिविटीज की इजाजत जो है, परमिशन जो है वो वहां पर दी जाती है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन या परमिट वगैरह की जरूरत होती है। तो वहां पर कम्युनिटी का रोल ऐसा ज्यादा नहीं है। लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, साथ ही साथ कम्युनिटी लेड एफर्ट्स या इनिशिएटिव्स भी यहां पर रहेंगे। ठीक है,
इट प्रोवाइड्स फॉर अ फ्लेक्सिबल सिस्टम वेयर इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज अचीव्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कम्युनिटी नीड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, जो जरूरत है, वो भी पूरी की जा रही है और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन भी किया जा रहा है। ठीक, अब एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड द कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक, इट इज एन एरिया ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, एरिया नॉट डिक्लेयर्ड बाय, ये एरिया डिक्लेयर्ड नहीं है, इट इज ओन्ड बाय। इसमें ओनरशिप किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की। कहां पर होगा? एडजेसेंट टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, यानी कि जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज है उसके बाहर का एरिया होगा, उससे मिलता जुलता हुआ एरिया होगा, लगता हुआ एरिया होगा, एडजेसेंट एरिया होगा। ठीक है, किस लिए करा जाता है? फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप, सीस्केप एंड हैबिटेट ऑफ फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, एंड इट इज मैनेज्ड थ्रू अ कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी। तो यानी कि इसमें जैसे वहां पर हमने देखा था कि चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन था वो था, एक हमारा कलेक्टर नाम का ऑफिसर था, फिर हमने देखा था कि उसका जो ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज वगैरह है वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बनाए, इसका रिकमेंडेशन स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देता है। लेकिन यहां के लिए एक और अथॉरिटी है, एक और कमेटी है कह सकते हैं आप, मैनेज किया जाएगा कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो इसका भी आप थोड़ा सा जो है वो रोल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अभी का प्रेजेंट डेटा यहां पर दिया गया है, वही प्रेजेंट मतलब दिसंबर 2019 ऑफिशियल डेटा, 86 एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन रिजर्व है इंडिया में। एरिया कवर करते हैं 3858.25 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री का 0.12%, यानी कि देश का जो पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 0.12% है। ठीक, 2019 का डेटा है। फिर से मैं वही बताऊंगा आपको कि जो भी लेटेस्ट डेटा होगा, अगर आप लोग न्यूज़ के साथ कहीं पर या करंट अफेयर्स के साथ 2020 का कोई रीसेंट डेवलपमेंट्स कवर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। अगर कोई भी रीसेंट कहीं पर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह होती है तो, अदरवाइज हम लोग जो है ये जब पूरा का पूरा इस बुक के जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं सब कवर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स के नाम पर या जो भी रीसेंट चीज़ें होंगी वो यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा आपको दिया गया है 86 लिस्ट ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व्स का। तो इसके लिए भी वही बात है कि सारे के सारे याद नहीं रखने हैं। स्टेट पीसीएस के एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है अपने स्टेट का और अपने से जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनका डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आपको ऐसा सारे के सारे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर हैविंग कंसल्टेशंस विद द लोकल कम्युनिटीज डिक्लेयर एनी एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज कंजर्वेशन रिजर्व। ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनसे कंसल्ट करके, उनसे सलाह मशवरा करके किसी भी एरिया को जो है एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तिरुपद्दाई मरातुर कंजर्वेशन रिजर्व इन तिरुनेलवेली तमिलनाडु इज द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। तो फर्स्ट है तो थोड़ा सा इसका नाम आप लोग जो है याद रख सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है? तिरुपद्दाईमार माराथुर कंजर्वेशन रिजर्व इन तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु। ठीक, इट इज एन एफर्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स नेस्टिंग इन देयर विलेज एंड एक्टेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व। और क्यों किया गया था? क्योंकि उनके वहां की जो बर्ड्स हैं उनके प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी रिजर्व की, तो ये भी उसी एक्ट से आया है, यानी कि द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड अ कम्युनिटी रिजर्व। ठीक, आज की डेट में प्रेजेंट बात करें, वही मतलब दिसंबर 2019 की, तो 163 एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन रिजर्व हैं। एरिया है 833.34 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 0.03% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि नंबर जो है इसका हालांकि कंजर्वेशन रिजर्व से ज्यादा है, लेकिन एरिया जो है वो कम है। ठीक है, चाहे आप परसेंटेज एरिया में देखें, चाहे आप एक्चुअल में एरिया देखें, एरिया इसका कम है लेकिन नंबर ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की ही जो चीजें होती हैं उसमें यूपीएससी आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद कम्युनिटी रिजर्व्स का भी वही पूरा का पूरा डेटा दिया गया है। फिर से वही इसके लिए भी चीज की सारी की सारी चीजें याद नहीं रखनी है। अपने स्टेट से संबंधित जो भी है पीसीएस एग्जाम्स के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी एज सच यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है। ये सारा का सारा आपके लिए 163 का डेटा यहां पर दिया गया है। इसमें क्या दिया है देखिए,
द स्टेट गवर्नमेंट मे नोटिफाई एनी कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड एज अ कम्युनिटी रिजर्व। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यानी कि राज्य सरकार ही नोटिफाई कर रही है, कोई भी कम्युनिटी लैंड है या कोई प्राइवेट लैंड है उसको कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई कर सकती है, प्रोवाइडेड that the members of that community or individuals concerned are agreeable to offer such areas for protecting the fauna and flora as well as their traditions, cultures and practices। ठीक, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड को कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई तो कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं या फिर उस प्राइवेट लैंड से संबंधित जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो एग्री करने चाहिए कि इस तरीके के एरिया को फ्लोरा फौना के प्रोटेक्शन के लिए और उनके साथ ही साथ जो ट्रेडिशन, कल्चर्स और प्रैक्टिसेस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उसको दिया जा रहा है, उसको ऑफर किया जा रहा है। ठीक, द डिक्लेरेशन ऑफ सच एन एरिया इज एम्ड एट इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन सच एरियाज एज वेल एज कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ तो हो गया एक पार्ट, और दूसरा ये जो है दैट इज योर इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन सच एरिया। ये बेसिकली आपका क्या हो गया, कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स। ठीक है ना, ये कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स यहां पर हो गए। द रिजर्व इज मैनेज्ड थ्रू अ कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। तो जैसे पीछे हमने देखा था कि कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी थी, उसको मैनेज करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व को, तो सिमिलरली कम्युनिटी रिजर्व को मैनेज करने के लिए क्या है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट में वेयर द कम्युनिटी और एन इंडिविजुअल हैज वॉलंटियर्ड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट डिक्लेयर द एरिया बाय नोटिफिकेशन एज कम्युनिटी रिजर्व। यानी कि कोई ऐसा भी एरिया हो सकता है या कोई ऐसी इंडिविजुअल लैंड है, कोई प्राइवेट लैंड है, कोई कम्युनिटी लैंड है जो वहां के इंडिविजुअल ने वॉलंटियर्ड करी हो। वॉलंटियर्ड करी हो मतलब अपनी स्वेच्छा से दी हो कि ठीक है हम इस एरिया को क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इसको जो है कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दे, तो उसको भी सरकार जो है घोषित कर सकती है, लेकिन वो राज्य सरकार है। ठीक, no change in land use pattern shall be made within the community reserve except in accordance with the resolution passed by the management committee and approval of the same by the state government। यानी कि वहां का जो लैंड यूज पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न को चेंज नहीं किया जाएगा। लैंड यूज पैटर्न को चेंज करने का मतलब क्या है, मान लीजिए फॉरेस्टेड लैंड है, आप उसको काट के वहां पर अर्बनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, वहां पर कोई इंडस्ट्री लगवा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लैंड यूज पैटर्न जो है वो उस तरीके का ही रहेगा। ठीक है, तो कम्युनिटी रिजर्व के अंदर लैंड यूज पैटर्न चेंज नहीं होता, और चेंज अगर होगा भी तो वो कैसे हो सकता है, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जब उसको अप्रूव करेगी तब लैंड यूज पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लैंड यूज पैटर्न को चेंज करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व क्यों बनाया जा रहा है, जो वहां की लोकल कम्युनिटी के अंदर जो भी फ्लोरा फौना है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस, कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको कंजर्व करने के लिए। तो लैंड यूज पैटर्न अगर आप चेंज कर देंगे तो फिर इन चीजों का जो कंजर्वेशन है उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक, इसलिए चलिए आगे देखिए, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज। कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल मरीन इकोसिस्टम्स इन देयर प्रिस्टीन कंडीशन। ठीक है, जो मरीन इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम मतलब जो हमारा वाटर बॉडी वाले इकोसिस्टम है, उसको कंजर्व करने के लिए अपने प्रिस्टीन कंडीशन में, प्रिस्टीन कंडीशन मतलब जब उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ था उससे पहले उसकी कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको कंजर्व करने के लिए जो बनाया जाता है दैट इज योर कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक, या फिर उसको हम मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज एमपीए भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है IUCN के द्वारा, एज एनी एरिया ऑफ इंटर टाइडल और सब टाइडल टेरेन। ठीक है, ऐसा एरिया जो इंटर टाइडल हो या फिर सब टाइडल हो। इंटर टाइडल एरिया, सब टाइडल एरिया आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है ना, जहां पर बेसिकली टाइड्स आती जाती रहती हैं, वहां पर उसको बोला जाता है इंटर टाइडल एंड सब टाइडल रीजन्स। ठीक, टुगेदर विद इट्स ओवरलेइंग वाटर एंड एसोसिएटेड फ्लोरा फौना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फीचर्स which has been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment, उसको बोला जाता है marine protected area। ठीक, marine protected productivity in India is concentrated in small areas of coral reef, lagoons, mangroves, estuaries and seagrass beds along the coast which provides rich feeding and breeding ground for fish and other marine life। तो इंडिया में जो marine productivity है वो कुछ ही एरियाज में जो है कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जो कोस्टल रीजन्स वगैरह है, जो आइलैंड्स का रीजन वह है वहां पर। ठीक, वहां पर क्या क्या है पता है आपको, कोरल रीफ वगैरह है, लगून है, मैंग्रोव है,
एश्यूरीज है, सी ग्रास के बेड्स वगैरह हैं, ये सब। ठीक, इसके बाद MPA provides the vital life support processes of the sea and also ensures sustainable productivity and fish production। तो MPA क्या करता है, ये जो सी की प्रोसेसेस हैं उसको लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज वाइटल लाइफ सपोर्ट, एंड ऑल्सो इंश्योर सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी हो, सस्टेनेबल हो और फिश प्रोडक्शन हो। ठीक, MPAs जो है, MPAs in marine environment in India are primarily classified into following 3 categories। जो MPAs है marine environment में वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 कैटेगरीज क्या क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। कैटेगरी 1 जो है दैट इज दिस कवर्स नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड हैविंग एंटायर एरियाज इन द इंटरटाइडल और सबटाइडल और मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, क्रीक्स, सी ग्रास बेड्स, एल्गल बेड्स, एश्यूरीज और लगून्स। यानी कि जो कैटेगरी 1 के अंदर MPAs आते हैं दे आर द नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज। ठीक है, और इसमें क्या है कि इनका जो एंटायर एरिया है, ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एंटायर एरिया जो है वो इंटरटाइडल और सबटाइडल रीजन में होना चाहिए, या फिर उसमें क्या होने चाहिए, मैनग्रोव, कोरल रीफ्स, क्रीक, सी ग्रास बेड्स, एल्गल बेड्स, एश्यूरीज और लगून्स। लेकिन कहां पर, एंटायर बेड में। ठीक है, एंटायर एरिया में, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, दिस इज कैटेगरी 1। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी 2। दिस इंक्लूड्स आइलैंड्स व्हिच हैव मेजर पार्ट इन मरीन इकोसिस्टम एंड सम पार्ट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो कीवर्ड्स याद रखने हैं वो ये है, एक तो आइलैंड है, आइलैंड होना चाहिए जिसका मेजर पार्ट जो है वो मरीन इकोसिस्टम में है और सम पार्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर वहां पर क्या है, मरीन है यानी कि पानी है, और थोड़ा सा रीजन में क्या है, वहां पर लैंड है यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ठीक, इसके बाद जो अगली कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी 3A। ये क्या है, दिस इंक्लूड्स सैंडी बीचेस बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन, यानी कि जो इंटरटाइडल लाइन के पीछे का रीजन है, यानी कि जो बीच का एरिया है वहां पर ये इंक्लूड करेगा, बट ओकेजनली इंटरैक्टिंग विद दी सी वाटर। लेकिन कभी कभी वहां पर जैसे इंटरटाइडल रीजन है उसके पीछे के रीजन में, जो बीच का रीजन है वहां पर कभी कभी पानी आ जाता है। ठीक है ना, ओकेजनली सी वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है, उसको बोला जाएगा कैटेगरी 3A में। ठीक, और इसके बाद कैटेगरी 3B क्या है, दिस इंक्लूड्स दी एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द आइलैंड्स, यानी कि जो हमारे आइलैंड्स हैं उनके एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उनको इंक्लूड करता है कैटेगरी 3B के अंतर्गत। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कैटेगरी 1 के अंदर क्या है, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, जिनमें पूरा का पूरा एरिया कहां है, इंटरटाइडल या सबटाइडल रीजन में, या फिर उनमें मैनग्रोव, कोरल रीफ्स वगैरह है। एरिया कैटेगरी 2 के अंतर्गत वो एरियाज आएंगे जो आइलैंड्स हैं जिनका मेजर पार्ट मरीन है और कुछ पार्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल है। कैटेगरी 3B में वो आएंगे जो इंटरटाइडल लाइन के पीछे का जो बीच वाला एरिया है, सैंडी बीच है, जहां पर कभी कभार ओकेजनली इंटरेक्शन होता है सी वाटर के साथ। और कैटेगरी 3B के अंदर वो एरिया आएगा जो आइलैंड का एरिया है जहां पर एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखिए, द मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया कंप्राइज ऑफ 33 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेजिग्नेटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, यानी कि 1972 के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA 1972 का, उसके अंतर्गत 33 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एनकम्पासिंग अ फ्यू ऑफ द कंट्रीज रिचेस्ट कोस्टल हैबिटेट्स, मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी इन द गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में आप देखिएगा, या फिर आप ऊपर जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिस्ट दिखाई थी ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें देखिएगा मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी जो है गल्फ ऑफ कच्छ की, वो एक यूनिट है, यानी कि वो एक ही MPA है। ठीक, सिमिलरली उड़ीसा में अगर हम बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क और भीतरकनिका सेंचुरी जो है वो एक MPA के अंदर है। ठीक, इस तरीके से आप इसको जाके देख सकते हैं। और प्रेजेंट जो डेटा है वो ये है कि आज की डेट में पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है तो ये कोस्टल रीजन में ही होगा, और इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वही कोस्टल रीजन का पार्ट है। ठीक है, तो वहां पर 25 MPAs हैं और 100 से ज्यादा MPAs हैं हमारे कंट्री के जो आइलैंड्स है, दैट इज योर लक्षद्वीप और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहां पर 100 से ज्यादा MPAs हैं। ठीक है, तो हमने उसको तो यहां पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो ज्यादा आने की चांसेस भी नहीं है। पेनिनसुलर इंडिया के जो 25 है वो यहां पर मैंने उनके बारे में डेटा आपको दिया हुआ है। जो 25 MPAs ऑफ द मेनलैंड हैव अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट 8214 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल प्रोटेक्टेड एरिया का 5% है। ठीक है, और टोटल ज्योग्राफिक एरिया का
0.25% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो डेटा मैं आपको समझा रहा हूं 5% किसका है, जो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें सारी चीजें आएंगी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके एरिया को अगर हम कंपेयर करें तो एमपीएस जो है उसका 5% है, ठीक। और अगर हम टोटल ज्योग्राफिक एरिया के ऑफ द कंट्री का कंपेयर करें तो उसका एमपीएस कितना है, 0.25%, ठीक। इसके बाद ये जो 25 एमपीएस है इन दी पेनिनसुलर इंडिया, उनका डेटा यहां पर दिया गया है। फिर से ऐसा वही बात है कि आप यहां पर इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर सेंचुरीज भी हैं, ठीक है, नेशनल पार्क भी हैं, कम्युनिटी रिजर्व भी है, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर आ सकते हैं। और आप स्टेट पर अगर यहाँ पर नजर डालें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये सारे के सारे वही स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है जो हमारे कोस्टल रीजन्स में लाई करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, गोवा, गुजरात, ठीक है, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर आपको यूपी बिहार नहीं दिखाई देगा, है ना, तमिलनाडु हो गया, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद एक जो इसमें लास्ट और है प्रोटेक्टेड एरियाज में ही, दैट इज योर सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। ये सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया क्या है, देखिए, द सेक्रेड ग्रुप्स कंप्राइज ऑफ पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम अ फ्यू ट्रीज टू फॉरेस्ट ऑफ सेवरल एकर्स। यानी कि सेक्रेड ग्रुप्स ऐसे पैचेस ऑफ फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन है जिसमें कुछ ट्रीज यानी कि 2-4 ट्रीज मिला के भी एक ग्रुप हो सकता है, या फिर बड़े बड़े सेवरल एकर्स के फॉरेस्ट भी इसमें हो सकते हैं, ठीक। दैट आर यूजुअली डेडिकेटेड टू लोकल फोक डीटीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोकल फोक डीटीज को जो डेडिकेटेड है, ठीक है, डीटीज मतलब कुछ नहीं है, देवता जिनको बोला जाता है, जो मतलब फोक डीटीज है, जो वहां के लोगों के अपने देवी देवता जिनको माना जाता है, उनको डेडिकेटेड किया हुआ जो भी रीजन है उसको बोला जाएगा सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। दीज स्पेसेस आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स दैट रन थ्रू सेवरल जनरेशंस। तो इन स्पेसेस को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि उससे उनके जो है रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, यानी कि जो उनके धार्मिक उससे बिलीव्स हैं, जो भावना है वो जुड़ी हुई हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स वगैरह हैं, परंपराएं हैं, वो जुड़ी हुई हैं सेवरल जनरेशन से, यानी कि काफी ज्यादा जन्मों से, पुश्तों से वो चीजें चली आ रही हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द सेक्रेड फॉरेस्ट वेरीज फ्रॉम वन ग्रोव टू अनदर। जो डिग्री ऑफ सैंक्टिटी है यानी कि पवित्रता, ठीक है, जो डिग्री ऑफ पवित्रता है, जो डिग्री ऑफ सैंक्टिटी है सेक्रेड फॉरेस्ट की, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बदलती रहती है, यानी कि सारे के सारे ग्रुप जो है वो इक्वली सैंक्टिट नहीं है, ठीक है, यानी कि उनकी सैंक्टिटी जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक। इन सम फॉरेस्ट इवन द ड्राई फॉलिएज एंड फॉलन फ्रूट्स आर नॉट टच्ड, ठीक है। कुछ कुछ फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि जो ड्राई फॉलिएज है, यानी कि जो पत्ते वगैरह सूख के गिर जाते हैं या जो गिरे हुए फल हैं, उनको भी नहीं टच किया जाता, ठीक। पीपल बिलीव दैट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विल ऑफेंड द लोकल डीटी कॉजिंग डिजीजेज, नेचुरल कैलेमिटीज और फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो वहां के जो लोग हैं उनका ये मानना रहता है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी इस चीजों को डिस्टर्ब करेंगे, वहां के जो फॉरेस्ट वगैरह उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो जो लोकल डीटी है यानी कि जो उनके भगवान वगैरह है, जो देवता जिनको मानते हैं, वो ऑफेंड हो जाएंगे, यानी कि वो नाराज हो जाएंगे, जिससे फिर उनको डिजीजेज हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा आ सकती हैं, यानी कि जो उनकी फसल वगैरह है उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि जो खासी और गारो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, बेसिकली आपके मेघालय रीजन की, कंप्लीटली प्रोहिबिट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द सेक्रेड ग्रुप्स। वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है यानी कि जो मानव दखल है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कंप्लीटली उसका प्रोहिबिशन है। और कुछ अदर ग्रुप्स में क्या है कि डेड वुड और ड्राइड लीव्स में बी पिक्ड अप, ठीक है, यानी कि जो सूखी हुए लकड़ी वगैरह है या जो ड्राइड लीव्स है, सूखे पत्ते वगैरह हैं, उनको उठाया जा सकता है, लेकिन जो लाइव ट्री और इट्स ब्रांचेस है आर नेवर कट। लेकिन जो मतलब फला फूला पेड़ है, जो जिंदा पेड़ है, उसकी जो ब्रांचेस हैं और उसके जो पत्ते वगैरह हैं, उसको कभी भी काटा नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि जो सेंट्रल इंडिया के जो गोंड्स हैं, ठीक है, दे प्रोहिबिट द कटिंग ऑफ अ ट्री बट अलाउ फॉलन पार्ट्स टू बी यूज। तो वो फॉलन पार्ट्स को तो यूज कर लेते हैं, जैसे कि कोई पत्ते गिर गए, कोई फल गिर गया, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्री है, जो लाइव ट्री है, उसको नहीं काट सकते, वो प्रोहिबिट वहां पर है, ठीक। इसके बाद सेक्रेड ग्रुप्स की भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पहला है ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रुप्स। ट्रेडिशनल क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर द विलेज डीटी रिसाइड्स हु इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एलिमेंट्री सिंबल। यानी कि ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रुप में क्या होगा, कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर विलेज की जो डीटी है, यानी कि जो गांव की कोई देवी देवता वाला हिसाब है,
जो वहाँ के लगता होगा उनको कि गांव के देवी देवता हैं वो रहते हैं, वो निवास करते हैं, और वो किसी एलिमेंट्री सिंबल यानी किसी पेड़ को मान लिया जाएगा कि अच्छा ये पेड़ जो है इस गांव का देवता है, देवी है, जो भी है इस तरीके से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रूव। दूसरा क्या है, टेम्पल ग्रूव, जिसमें क्या है, हेयर अ ग्रूव इज क्रिएटेड अराउंड अ टेम्पल एंड कंजर्व्ड। ग्रूव का बेसिकली मतलब होता है कि कुछ कलेक्शन ऑफ ट्रीज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ ट्रीज, दैट इज नोन एज ग्रूव्स, ठीक। तो टेम्पल ग्रूव्स में क्या होगा कि एक मंदिर है उसके आसपास ग्रूव बनाया जाएगा और उसको कंजर्व किया जाएगा। अगला है ग्रूव्स अराउंड अ बरियल और क्रिमेशन ग्राउंड्स, यानी कि जो बरियल ग्राउंड्स होते हैं, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं, उसके आसपास ग्रूव्स बनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसके आसपास का जो रीजन है उसको कंजर्व किया जाएगा, दैट इज नोन एज ग्रूव्स, दैट इज, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो है ही है। The sacred groves are important repositories of floral and faunal diversity. Floral and faunal diversity यहाँ पर काफी ज्यादा होगी, that have been conserved by the local communities in a sustainable manner. ठीक है, local communities के द्वारा इनको कंजर्व किया जाएगा सस्टेनेबल मैनर में। They are often the last refuge of endemic species in the geographical region. तो geographical region में जो एंडेमिक स्पीशीज है, यानी कि जो वहां की नेटिव स्पीशीज है, उनका ये लास्ट रिफ्यूज माना जाता है। लास्ट रिफ्यूज मतलब अंतिम शरण जो है वो इनकी मानी जाती है, ठीक। इसके बाद रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स भी इससे हो सकता है। एक्विफर्स बेसिकली क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज वगैरह होता है वो, ठीक है। द ग्रूव्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स विच हेल्प मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल, ठीक है, वो लोगों की जो लोकल पीपल है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम आता है। द वेजिटेटिव कवर ऑल्सो हेल्प्स इन रिचार्जिंग द एक्विफर्स, क्योंकि वेजिटेटिव कवर होगा तो उससे क्या है, ये चीज हमने ज्योग्राफी में हालांकि सब चीज पढ़ी हुई है कि सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होगा। सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होगा तो क्या होगा, पानी बहुत तेजी से नहीं बहेगा, और पानी तेजी से नहीं बहेगा तो वो नीचे उसको क्या कहते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसमें जाने में टाइम मिल जाएगा, तो पानी नीचे चला जाएगा, उससे जो एक्विफर्स वगैरह है वो रिचार्ज हो जाएंगे, ठीक। सॉइल कंजर्वेशन, तो वही बात हो गई कि ये जो वेजिटेटिव कवर है ऑफ द सेक्रेड ग्रूव्स, इट इंप्रूव्स द सॉइल स्टेबिलिटी ऑफ द एरिया एंड ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, क्योंकि वहां पर पेड़ वगैरह होंगे, पौधे वगैरह होंगे, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे और सॉइल इरोजन वहां पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव्स का इंडिया में, तो इसमें लिखा गया है कि हालांकि जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो सारे ही देश में, पूरे ही देश में पाए जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट में स्पेशली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड केरला में ये काफी ज्यादा है, ठीक। इसके बाद इन सेक्रेड ग्रूव्स को थ्रेट क्या क्या है, यानी कि इनको खतरा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, वो देखिए। The threats vary from one region to the other and even from one group to the other, यानी कि हर ग्रूव में और हर रीजन में एक जैसा थ्रेट नहीं है, ठीक है। थ्रेट जो है वो वेरी करता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन थ्रेट्स हैं, वो क्या क्या है देखिए। पहला है डिसअपियरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम विच वर फंडामेंटल टू द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स। अब ये सेक्रेड ग्रूव्स जो है वो इसी कंसेप्ट पे बना था कि वहां पर लोगों के ट्रेडिशनल बिलीफ्स, उनके जो ट्रेडिशंस वगैरह है, जो उनकी धार्मिक भावनाएं वगैरह है, वो उनसे जुड़ी हुई हैं। अगर वही खत्म हो जाती है, लोगों की भावनाएं अगर खत्म हो गई है, तो फिर सेक्रेड ग्रूव्स में कंजर्वेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक। दीज सिस्टम्स एंड देयर रिचुअल्स आर नाउ कंसिडर्ड मेयर सुपरस्टिशन, तो अब इनको इस तरीके के जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको सुपरस्टिशन माने जाने लगा है। जो जैसे मान लीजिए आज से 4-5 साल पहले की पीढ़ी ने जो शुरू किया था, वो जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, तो आज के लोग जो है वो मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को सुपरस्टिशन मानने लगे हैं। तो उससे क्या होगा कि सेक्रेड ग्रूव्स जो है वो खत्म होते चले जाएंगे, ठीक। सेक्रेड ग्रूव्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल इंटरवेंशन, जैसे कि रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, डैम्स इंक्लूडिंग कमर्शियल फॉरेस्ट्री। एनक्रोचमेंट हैज लेड टू द श्रिंकेज ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट ग्रूव्स इन द कंट्री, ठीक है। अब रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहरीकरण वगैरह हो रहा है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, डैम्स वगैरह बन रहे हैं, तो उससे क्या है कि सेक्रेड ग्रूव्स को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके के जो एनक्रोचमेंट वगैरह है, यानी कि जो अतिक्रमण वगैरह हो रहा है, उससे क्या है कि जो देश के लार्जेस्ट ग्रूव्स हुआ करते थे वो भी सिकुड़ रहे हैं, उनका भी श्रिंकेज हो रहा है, ठीक। मेनी ग्रूव्स आर सफरिंग ड्यू टू संस्कृताइजेशन और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ नेचर वर्शिप इनटू फॉर्मल टेंपल वर्शिप। जैसे कि पहले क्या होता था, गांव में कोई पेड़ वगैरह है तो उसी की पूजा कर ली जाती थी, ठीक है, तो उसके आसपास का जो सेक्रेड ग्रूव्स का जो एरिया होगा उसको कंजर्व किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि वो जो प्रिमिटिव फॉर्म्स है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब वो पेड़ की पूजा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रॉपर मंदिर बना दिया है, तो उस मंदिर की पूजा वगैरह हो रही है, तो उससे भी चीजें बदल रही हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सोटिक वीड्स हैं, यानी कि जो इन्वेजिव स्पीशीज वगैरह है उनका इन्वेजन हो रहा है, जैसे कि यूपाटोरियम, ऑर्डेरेटम, लेंटेना कैमरा या प्रोसिपिसस जूलीफ्लोरा, तो ये भी ग्रीव्स को एक नुकसान पहुंचा रहा है। और साथ ही साथ
लाइव स्टॉक बढ़ रहा है और जो फ्यूल वुड कलेक्शन है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ रहा है और सेक्रेट ग्रुप्स को नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड गुड्स के बारे में बात कर लें कि कोई ऐसे गुड्स जिनको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, द प्रोहिबिटेड आइटम्स आर नॉट परमिटेड टू बी एक्सपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस विल नॉट बी गिवन इन द नॉर्मल कोर्स फॉर गुड्स इन द प्रोहिबिटेड कैटेगरी। जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी के गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है क्या दिया जाएगा, लाइसेंस नहीं दिया जाएगा नॉर्मल कंडीशंस पे। ठीक है, द फॉलोइंग आर द आइटम्स प्रोहिबिटेड इन द फ्लोरा एंड फौना कैटेगरी। कौन से ऐसे आइटम्स है फ्लोरा एंड फौना कैटेगरी में जिनको एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड है, यानी कि जिनका हम लोग क्या है, निर्यात नहीं कर सकते। ठीक, ऑल वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स, जैसे कि, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दोज फॉर विच ओनरशिप सर्टिफिकेट हैव बीन ग्रांटेड एंड ऑल्सो दोज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉर एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंक्लूडिंग देयर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उनके इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली उसको किया जा सकता है जिसके लिए हमारे पास ओनरशिप सर्टिफिकेट है और जो बेसिकली आप कह सकते हैं एजुकेशन के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उनको। ठीक, बीफ ऑफ काउज, ऑक्सन एंड काफ, ठीक है, इनका जो बीफ है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बीफ इन द फॉर्म ऑफ ओफल ऑफ काउज, ऑक्सन एंड बी काफ। ठीक है, ओफल का मतलब होता है उनके जो एनिमल्स हैं जैसे काउज है, काफ है, उनका जो इंटरनल ऑर्गन वगैरह होता है उसको भी नहीं एक्सपोर्ट किया जा सकता। ठीक, फिर साथ ही साथ बफेलो का जो मीट है, बोथ मेल एंड फीमेल, फ्रेश एंड चिल्ड एंड फ्रोजन, ये भी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पीकॉक, टेल, फेदर्स एंड इट्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिकल्स, यानी कि जो मोरपंख होता है, ठीक है, मोरपंख को उसके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसके जो बने हुए आर्टिकल्स हैं उसको भी नहीं कर सकते। शेविंग्स एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स ऑफ शेविंग्स ऑफ शेड एंटलर्स ऑफ चीतल एंड सांबर, चीतल एंड सांबर की जो खाल वगैरह है, ठीक है, उसको भी बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सी शेल्स को नहीं किया जा सकता, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स को नहीं किया जा सकता है। फ्यूल वुड, वुड चारकोल, इसको नहीं किया जा सकता। सैंडलवुड इन एनी फॉर्म, सैंडलवुड होता है बेसिकली चंदन की लकड़ी, जो ठीक है, चंदन की लकड़ी को भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सक्लूडिंग है क्या, फिनिश्ड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सैंडलवुड, मशीन फिनिश्ड सैंडलवुड प्रोडक्ट्स एंड सैंडलवुड ऑयल, तो इनको किया जा सकता है, बाकी सैंडलवुड को नहीं किया जा सकता। ठीक, फिर इसके बाद है मैकेनिकल, केमिकल एंड सेमी केमिकल वुड पल्प, तो मैकेनिकल, केमिकल और सेमी केमिकल वुड पल्प को भी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज, और थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे ये भी जान लिया कि कौन कौन से ऐसी एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड आइटम्स वगैरह है जिनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर से जो है हम लोग ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में, जिसमें आपके यूएनएसको के MAB, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और या फिर आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी फीडबैक्स हमें देना चाहें, वो नीचे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी दे सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियोस जो है वो एड फ्री रहेंगे, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, और नोट्स वगैरह जो है वो PDF फॉर्म में रहेंगे, सो दैट आप उसको डाउनलोड करके बिना इंटरनेट वगैरह के भी पढ़ सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आइदर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।